Bismillahirrahmanirrahim. So, this is our second lecture of today, and in this lecture, we are going to discuss about some detergents. Okay, what are detergents and what are their main two types, and after that, we will discuss about phosphates in water and their impact on the water bodies. Okay, so let's start our lecture with the introduction of detergents. सो नॉर्मली डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट इज कहते हैं कि एक सर्फेक्टेंट है और अ मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट्स जो कि जिसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉर्मली दे आर वाटर सॉल्युबल कि जो कि इम्प्योरिटीज के साथ और डर्ट के साथ कंबाइन करते हैं, उनको वाटर सॉल्युबल बनाते हैं और उनको रिमूव करते हैं. सो मोस्टली डिटर्जेंट्स आर द टाइप ऑफ क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं. And normally, अगर आप डिटर्जेंट की बात करें, so they are organic in nature and they have both polar and non-polar characteristics. We will discuss in detail कि इनका structure किस तरह का होता है. And some of them are like sodium or potassium salts of long chain, like benzene sulfonic acids, and which can be cationic in nature, anionic in nature, और non-ionic. ठीक है. एंड नॉर्मली जो है डिटर्जेंट है, उनके अंदर दो तरह की कैटेगरीज होती हैं. एक सोप डिटर्जेंट होते हैं और एक सोपलेस डिटर्जेंट्स होते हैं. सो नॉर्मली जब हम जनरली डिटर्जेंट की बात करें तो सोप्स जो हैं वो डिटर्जेंट्स के एक कैटेगरी है. और लेकिन ओवरऑल इन सम केसेस जो है वो सोप को जो है वो डिफर किया जाता है डिटर्जेंट्स के साथ इस तरह से, क्योंकि जो सोप्स होते हैं मोस्टली वो एक कम बनाते हैं. कम कहते हैं गंदा सा पानी आ जाता है जो सरफेस आती है. अगर आपका पानी खारा है फॉर एग्जांपल, जिसको हार्ड वाटर कहते हैं, अगर आप उसके अंदर सोप यूज करें तो उस तरह से झाग नहीं बनाता, बल्कि ऊपर जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है और ऊपर वो एक लेयर सी बन जाती है गंदी सी, जिसको स्कम कहते हैं. तो ये एक्चुअली डिफरेंस होता है डिटर्जेंट और सोप्स का, कि जो सोपलेस डिटर्जेंट्स होते हैं वो इस काम नहीं बनाते और जो सोप डिटर्जेंट्स होते हैं वो इस काम बनाते हैं. एनीवे, वी विल डिस्कस बोथ ऑफ दीज टाइप्स इन डिटेल्स. इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और डिटर्जेंट बेसिकली क्लीनिंग करते कैसे हैं, मतलब जो इनकी सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कि जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं ये कैसे क्लीनिंग करते हैं, ये हम अभी डिटेल में देखेंगे. और उसके बाद फिर हम जाएंगे फॉस्फेट्स के बारे में. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ जो डिटर्जेंट है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये सोपी डिटर्जेंट्स होते हैं. सो जिसको हम नॉर्मली हम कहते हैं सोप कहते हैं, जैसे हम घरों में यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं हम यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. मोस्ट ऑफ द सोप्स आर दे आर लाइक मेटल साल्ट्स ऑफ सम फैटी एसिड्स. और इनको प्रिपेयर जो किया जाता है तो मोस्टली हम इनको फैट से, और जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो खाने वाला जैसे ऑयल होता है, नारियल का तेल होता है, दूसरे जो ऑयल होते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस तरह का सोप बना रहे हैं, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स और फैट्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं इनकी प्रिपरेशन के लिए. बट द मेन प्रॉब्लम जो सोपी डिटर्जेंट्स का ये होता है कि ये हार्ड वाटर के अंदर की, जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह बहुत ज़्यादा मौजूद है या आयरन ज़्यादा मौजूद हो, तो ये उस तरह के पानी में इनको हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये उनके साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देता है, और जो कि सरफेस पे तैरते हैं और वो एक तो क्लीनिंग अच्छी नहीं करते और दूसरा वो ऊपर एक गंदी सी लेयर बन जाती है उनके प्रेसिपिटेट्स की. So this is one of the main disadvantage of using soapy detergents. जब हम सोप लेस डिटर्जेंट्स की बात करते हैं तो मोस्टली हम इनको कहते हैं कि दे आर सिंथेटिक डिटर्जेंट हैं. तो दोनों ही सिंथेटिक, आप उनको सिंथेसाइज कर रहे होते हैं. लेकिन इनको जो है बेसिकली आप जो पेट्रोलियम बेस्ड नॉर्मली जो सब्सटेंसेस होते हैं उनसे इनको जो है ना वो सिंथेसाइज किया जाता है. और इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो थोड़ी सी चेंज होती है एज कम्पेयर टू द सोप डिटर्जेंट्स. वो हम आगे चेक करेंगे कि उनके जो एक्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं. सो बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप विच आर प्रेजेंट ऑन देम, सो ये जो हैं ये स्कम नहीं बनाते विद कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन. सो इवन आप सॉफ्ट वाटर यूज करें या हार्ड वाटर यूज करें, तो जो सोपलेस डिटर्जेंट्स होते हैं ये अच्छी क्लीनिंग जो है वो करते हैं, जहाँ पे जो सोप है वहाँ पे क्लीनिंग नहीं कर सकता. सो दिस इज वन ऑफ द really important advantage of
soapless detergents. कुछ इनके disadvantages भी हैं, we will discuss that in our coming slides. But the main advantage कि why these soapless detergents are preferred over the soapy detergents is कि ये जो है वो hard water के अंदर भी efficiently काम करते हैं. So now we will discuss about के structure कैसा होता है जितने भी हम detergent use कर रहे हैं, चाहे हम soap detergent use कर रहे हैं या जो soapless detergent use कर रहे हैं. So mostly जो है दो पार्ट होते हैं किसी भी डिटर्जेंट्स के. एक तो आपकी लॉन्ग चेन है जो आप हाइड्रोकार्बन चेन यूज कर रहे हैं जो कि मोस्टली हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, एंड उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप मेन लगा होता है जिसको हम हेड भी कहते हैं, और वो जो है हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है. सो डिपेंडिंग कि हम कौन से डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, सोप डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं या सोपलेस डिटर्जेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये जो टेल होती है, जो वाटर इनसॉल्युबल पार्ट होता है, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जो उसका हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जो वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है, ये इनकी कंपोजिशन चेंज होती है डिपेंडिंग कि हम कौन से टाइप के डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं और उसके अंदर भी हम कौन से स्पेसिफिक जो है वो सॉल्ट यूज कर रहे हैं. जब हम बात करते हैं पहले जो सोप डिटर्जेंट्स है, जहाँ पे हम सोप की बात कर रहे हैं, तो सोप के अंदर मोस्टली जो है आपके पास जो कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड, ये जो है सी डबल बॉन्ड ओ और ओ साथ लगा होता है, और ये जो है दिस कार्बोक्सिलेट ग्रुप इज द मोस्टली जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो उसका हेड होता है. ठीक है, जो सोप डिटर्जेंट्स होते हैं, और बाकी जो है वो लॉन्ग चेन जो है आपके पास एक हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है, और दिस इज टिपिकल सॉल्ट जिसको सोप सॉल्ट है, जिसको सोडियम स्टीरेट भी कहते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज सोपी डिटर्जेंट जो आप सोप यूज कर रहे हैं, कि यहाँ पे आपके पास एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, और जो मेन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, जो उसका आयनिक हेड है, वो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है. अगर इसको हम कंपेयर करें सोपलेस डिटर्जेंट के साथ, तो वो हमारे पास मेनली यहाँ पे दो तरह के आ रहे हैं जो सोपलेस डिटर्जेंट्स होते हैं. एक सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट है, या सोडियम अल्काइल सल्फेट होते हैं. मेन जो है यहाँ पे इनके जो चेन होती है, दिस इज फ्रॉम टेकन फ्रॉम द पेट्रोलियम लाइक बेस्ड कंपाउंड्स, और जो यहाँ पे मेन जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है यहाँ पे सल्फोनेट होता है या सल्फेट होता है. ठीक है, एज सर एक कम्पेयर टू दोबारा द, रिपीट कर दें. मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे पास सोप डिटर्जेंट्स होते हैं यहाँ पे, इनके ऊपर जहाँ पे जो हेड होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है, COO. यहाँ पे जो सोपलेस डिटर्जेंट्स होते हैं, यहाँ पे जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो या सल्फोनेट होता है या फिर वो सल्फेट ग्रुप होता है. ठीक है, तो ये मेनली डिफरेंस है जो इनके सोपलेस डिटर्जेंट्स में. इसके अलावा जो इनकी हाइड्रोकार्बन जो है वो यहाँ पे लॉन्ग चेन होती है इन बोथ केसेस. जो सोप डिटर्जेंट्स होते हैं इनको हम फैट्स और जो हमारे पास जो ऑयल्स हैं उनसे सिंथेसाइज करते हैं, और जो हमारे सोपलेस डिटर्जेंट्स हैं इनको हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो वो हाइड्रोकार्बन हैं हम उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. जो मेन जो डिफरेंशियल पार्ट है जो इनका, वो ये फंक्शनल ग्रुप है जो कि एक्चुअली एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन क्लींजिंग. ठीक है, so this is the one of the major difference between soap detergents and soapless detergents. के सोप डिटर्जेंट में कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है एज अ हेड, और यहाँ पे सल्फोनेट ग्रुप होता है या सल्फेट ग्रुप होता है. ओके, सो यहाँ पे अब ये तो था कि डिटर्जेंट्स होते क्या हैं. इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटर्जेंट्स की कि वो हम डिस्कस करनी है, जिसमें से पहले प्रॉपर्टी है वेटेबिलिटी है, जिसको हम यहाँ पे एज ए वेटिंग एजेंट है. उसके बाद जो है सॉरी, टू अदर प्रॉपर्टीज है जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको पढ़ेंगे भी, डिस्कस करेंगे भी. उसमें कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी है आपके लिए, और हम देखेंगे कि एक्चुअली जब हम ये चीज़ें यूज़ करें तो ये क्लीनिंग होती कैसे है इनसे. जब साबुन यूज़ करते हैं या हम कोई डिटर्जेंट प्योर यूज़ कर रहे हैं तो ये बेसिकली क्लीन कैसे करते हैं. सो हम इसको नेक्स्ट जो हमारी 3 से 4 स्लाइड है उसके अंदर हम आराम से जो है इसको डिटेल से स्टडी करते हैं. लेकिन पहले हम ये डिस्कस करते हैं जो 3 मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं डिटर्जेंट्स की, कि जो इंपॉर्टेंट होती हैं उनको, उनकी कि वो कितने एफिशिएंट हैं, और वो उनकी जो प्रॉपर्टीज के लिए जो पैरामीटर्स हैं जो उनको एनहांस करते हैं उनकी एफिशिएंसी ऑफ क्लीनिंग को.
पहली चीज ये है कि हम जानते हैं कि जो वाटर है इसकी सरफेस टेंशन काफी ज्यादा होती है। अब आप मुझे यह बताएं कि सरफेस टेंशन होती क्या है? एनीवन? Can anyone explain what we mean that water has a high surface tension? सिर्फ वेट की वजह से फैल जाती हैं। फैल जाती। अच्छा, और कोई? कौन बताएगा? CR, GR? सर मैं बताऊं जितना जी आता है बताएं। मुझे। जी। सर वो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो अपर लेयर में उनके दरमियान एक अट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से वो होती है सरफेस टेंशन। एक फोर्स होती है अपवर्ड, आई गेस। Okay, yes, you are right. Hani, you are right. और ये सर। Okay, I recognize you. Okay, so सरफेस टेंशन ये होती है कि आपके पास एक वाटर है, आपने उसका एक ड्रॉप जो है किसी सरफेस पे लगाया है। अब आप ये देखें कि आप डिफरेंट किस्म के आपके पास लिक्विड हैं। कुछ के ड्रॉप आप करेंगे किसी कपड़े के ऊपर या किसी चीज के ऊपर तो फौरन जो है वो फैल जाते हैं। कुछ जो है वो एज अ ड्रॉप ऊपर मौजूद रहते हैं। दैट इज बेसिकली कि वो जो आपने लिक्विड यूज कर रहे हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में कितनी इंटरेक्शन है, क्या इंटरेक्शन फोर्सेस कैसी हैं। तो जो वाटर है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सो वो एक जो उनकी इंट्रामोलिकुलर जो फोर्सेस होती हैं वो काफी स्ट्रांग होती हैं। सो इनकी जो सरफेस टेंशन हम कहते हैं कि वो इनकी जो फोर्सेस है कि जो इनके मॉलिक्यूल्स को अटैच रखती है वो काफी ज्यादा होती है। इसलिए जब नॉर्मली हम वाटर को किसी सरफेस के ऊपर डालेंगे तो एज अ ड्रॉप अगर हम डालते हैं तो एज अ ड्रॉप वहां पे मौजूद रहता है और वो ऐसा फैलता नहीं है इतना एफिशिएंटली। किसी भी जो सरफेस है उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करता और फैलता नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है हाई सरफेस टेंशन की अच्छी नहीं है जब आप बात करते हैं क्लीनिंग के लिए, क्योंकि अगर आपने वाटर को यूज करना है किसी चीज को धोने के लिए, किसी चीज को क्लीन करने के लिए, तो जब तक वाटर उसमें से, जैसे क्लॉथ है, अगर वाटर उसके ऊपर ऐसे ही गुजर जाता है और उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता, उसके अंदर से पास प्रॉपरली नहीं होता एफिशिएंटली, तो वो उसको क्लीन नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई वी नीड कि जो वाटर की सरफेस टेंशन है वो कम हो। और डिटर्जेंट्स का जो पहला काम होता है कि ये एज अ वेटिंग एजेंट यूज होते हैं। वेटिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि ये रिएक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ और उनकी सरफेस टेंशन जो है उसको रिड्यूस करते हैं ताकि वाटर जो है किसी भी सरफेस पे अच्छी तरह स्प्रेड हो सके और ज्यादा इजिली उसको वेट कर सके। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है डिटर्जेंट्स की, दैट इज देयर वेटेबिलिटी, कि वो कितनी अच्छी तरह सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं और कितनी अच्छी तरह किसी सरफेस को वेट करता है। ठीक है, so that was the first property of detergent. And then there is a second important property and that is emulsification. जो डिटर्जेंट होते हैं दे आल्सो एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट। अब इमल्सिफिकेशन क्या होती है? हम्म। सर ये जो वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि फैट्स हो गए, ऑयल हो गए, तो जब इनको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ एक मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके लेयर बना लेते हैं सेपरेट। इसलिए ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनकी ऊपर लेयर सेपरेट हो जाती है और वाटर नीचे सेपरेट रहता है। ठीक। तो ये तो एक प्रोसेस ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं आपके पास मेजरिंग सिलेंडर है जिसके अंदर वाटर है नीचे और ऊपर ऑयल की लेयर मौजूद है। ठीक है, अब आप पानी के अंदर वाटर को जब ऐड करते हैं तो ऑयल जो है वो मिक्स नहीं होता वाटर के साथ, आप एक लेयर ऊपर बना देते हैं। अगर आप उसको फॉर एग्जांपल आप किसी चीज से मिक्स करते हैं जोर से, तो इनिशियली क्या होगा कि उसके पार्टिकल जो ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे छोटे छोटे, जो कि आपको उसके अंदर नजर आएंगे। बट थोड़ी देर बाद वो ड्रॉपलेट्स आपस में इकट्ठे होते जाते हैं, उनका साइज बड़ा होता है एंड अगेन जो है वो सरफेस पे लेयर बना देते हैं। ये एक जो है वो नॉर्मल जो फिनोमेना है कि जो अगर वाटर के अंदर कोई चीज मिक्स नहीं होती, जो नॉट मिसिबल है, ये किसी भी दो ऐसे सॉल्वेंट यूज करें जो आपस में मिसिबल नहीं है, तो अगर आप उनको मिक्स भी करेंगे तो वो दोबारा जो है वो लेयर जो है वो सेपरेट आउट हो जाती हैं। ठीक है, सो इमल्सिफिकेशन ये होती है, जो इमल्सिफाइंग एजेंट ये होता है कि उनका काम होता है कि वो ये जो रिकोलेसेंस है कि जो उनकी दोबारा
पार्टिकल आपस में मिल रहे हैं इसको ओवरकम करे और उनको सस्पेंडेड रखे, कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं जब आपने उनको मिक्स किया वो सेपरेट हुए हैं तो वो उन पार्टिकल्स को जो है ट्रैप कर ले या उनको उनके जो फोर्सेस हैं, जो इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं, उससे जो है वो ओवरकम करे और उनको दोबारा ना मिलने दे। सो इसको हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। जैसे हम कहते हैं जो इमल्शन कहते हैं हम, जैसे जब पेंट करते हैं घरों में तो हम कहते हैं जी हमने इमल्जन लेनी है। इमल्जन क्या होती है कि उसके अंदर जो आपके डिफरेंट थिनर यूज होते हैं, रेजिन यूज होते हैं, काफी कुछ होता है, जो पेंट के पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट आप डाइज यूज कर रहे हो तो बेसिकली उनमें से काफी सारे कंपोनेंट मिक्सेबल नहीं होते, लेकिन आप उसके अंदर डिफरेंट इमल्सिफाइंग एजेंट दे के तो उसको ऐसे कंपोजिशन करते हैं कि वो बैठते नहीं है, सेपरेट आउट नहीं होते कंपोनेंट, वो सस्पेंडेड रहते हैं। तो इमल्सिफिकेशन के अंदर हम दो इमिसिबल जो लिक्विड है ये जो हमारे पास कंपोनेंट है हम उनको सस्पेंडेड रखते हैं एक यूनिफॉर्मली और हम उनको सेपरेट होने से वो जो है उसको बचाता है। तो ये मेनली काम होता है इमल्सिफाइंग एजेंट का। बट अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि चलें जी यहाँ पे जो डिटर्जेंट है वो इमल्सिफाइंग एजेंट है, वो ऑयल को जो है वो सेपरेट छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर सस्पेंड करता है वाटर के अंदर, लेकिन ये क्लीनिंग में इसका क्या रोल होगा? हाउ दिस प्रॉपर्टी इज हेल्पफुल इन क्लीनिंग? अगर वो इमल्सिफिकेशन नहीं करता तब वो क्लीनिंग अच्छी करेगा, या इमल्सिफाई करता तब क्लीनिंग अच्छी करेगा? इससे फायदा क्या होता है क्लीनिंग के अंदर? उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टीज को जो इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी है ये कैसे एनहांस करेगी? कैन एनीवन ऑफ यू एक्सप्लेन? सर वो फिर इजीली रिमूव हो जाएंगे ऑयल ड्रॉपलेट्स, जो ऑयल पार्टिकल्स हैं। कहाँ से रिमूव होंगे? सर जो भी सरफेस के ऊपर है, जिसके ऊपर वो। अच्छा ठीक है। सर वो हाइड्रोफोबिक लेयर के साथ कंबाइन हो जाएंगे ना पार्टिकल्स, पे इस तरह से जल्दी रिमूव हो सकेंगे। सही से, यू आर राइट। सो जो इमल्सिफायर होता है ये क्या करता है, एक लिक्विड को दूसरी इमिसिबल जो लिक्विड है उसके अंदर डिस्पर्स कर देता है। कि नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऑयल है वो तो वाटर के साथ मिक्स ही नहीं होता, ठीक है? तो आपने क्लीन करना है ऑयल को, आपकी किसी फॉर एग्जांपल आप कुकिंग के लिए यूज करते हैं ऑयल, वो एक सरफेस पे लगा हुआ है, आपने इसको क्लीन करना है वाटर के साथ, तो वाटर तो ऑयल और मिसेबल ही नहीं है, वापस में रिएक्ट ही नहीं करते, तो वो वाटर को कैसे क्लीन करेगा? तो वहां पे ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं ये उसको उसकी प्रॉपर्टीज को इस तरह से चेंज करते हैं कि वो इवन दो कि वो सोल्यूशन जो है जैसे ऑयल है वो मिक्स नहीं होता वाटर के अंदर, लेकिन डिटर्जेंट उनको सस्पेंड कर देते हैं और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो रिमूव हो जाता है सरफेस से। सो द इमल्सिफिकेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लीनिंग ऑफ एनी डिटर्जेंट। क्लीनिंग एबिलिटी है जो उसको एनहांस करती है, ठीक है? एंड ये तो होगी हमारी दो प्रॉपर्टीज, विच इज द थर्ड बेसिकली उनकी जो क्लीनिंग एक्शन है। तो हम कहते हैं कि डिटर्जेंट्स होते हैं वो एज अ क्लेंजिंग एजेंट यूज करते हैं, वो किसी भी सरफेस को जो है वो क्लीन करते हैं। सरफेस, इनको हम सर्फेक्टेंट्स कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा कि डिटर्जेंट्स आर सर्फेक्टेंट्स और ग्रुप ऑफ सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं? दे आर सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सो हाउ दे एक्चुअली डू द क्लीनिंग? सर्फेक्टेंट्स क्या करते हैं? पहला काम जो डिटर्जेंट है, पहला काम सरफेस टेंशन रिड्यूस करते हैं वाटर की, जिसका मतलब है कि ये इजीली स्प्रेड आउट हो सकता है, मिक्स हो सकता है। देन जब वो उसकी वेटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई तो देन द सेकंड प्रॉपर्टी है कि ये इमल्सिफाई करते हैं ग्रीस को, मतलब जो आपकी ऑयल है वो छोटे ड्रॉपलेट के अंदर चेंज होके वाटर के साथ मिक्स हो जाती है और जो आपका जो वाटर है और जो सर्फेक्टेंट मिक्सचर है वो उसको क्लीन करता है। तो यहाँ पे हम एक ये एग्जांपल देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जो हम क्लीन करते हैं ऑयल को या ग्रीस को किसी सरफेस से, हम चाहे साबुन यूज कर रहे हैं या हम कोई डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली वो क्लीनिंग हो कैसे रही होती है, ठीक है?
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा है कि एक हाइड्रोफोबिक सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सरफेक्टेंट है, इनके पास भी आपको पता है, हमने कहा एक नॉन पोलर जो फैटी एसिड चेन होती है जो हाइड्रोफोबिक होती है, और जो ऊपर जो ग्रुप लगा है, फॉर एग्जांपल हम सोप की बात करें तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट ग्रुप है जो कि पोलर है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो मोस्टली जो पोलर जो है वो सर्फेसेस अट्रैक्ट करती हैं पोलर सर्फेस को, और नॉन पोलर को। तो यहाँ पे जो फैटी एसिड चेन है ये अटैच होता है जो हाइड्रोफोबिक वहाँ पे ग्रीस लगी है या ऑयल लगी हुई है, ठीक है। फिर क्योंकि ये इमल्सीफाइंग एजेंट है, ये उनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो यहाँ हम देखेंगे जो ऑयल एंड ग्रीस को वो उसके साथ कन्वर्ट करता है, और वो वाटर के साथ जो है वो मिक्स तो नहीं होते लेकिन उसके अंदर सस्पेंड हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट बन के, जब आप उसको वाटर जिसके अंदर सस्पेक्टेंट है उसके ऊपर आप लगा रहे होते हैं, मल रहे होते हैं, तो वो उसके साथ जो है वो मिक्स होके वाटर के साथ सस्पेंड होके उसमें से ये निकल जाते हैं, और जो आपकी सरफेस होती है वो क्लीन हो जाती है। लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल इन नेक्स्ट स्लाइड के सबसे पहले क्या होता है। फॉर एग्जांपल जी ये आपके पास जो ये ड्रॉपलेट है, ये आप हम कह रहे हैं कि कोई ग्रीस है या ऑयल है जो किसी भी कंटेनर है आपके पास कोई भी, उसकी सरफेस पे अटैच है। अब आप ऐसे अगर पानी लगा रहे हैं तो ये कम्प्लीटली जो है वो रिमूव नहीं हो रहा। सो देन आप क्या करें कि आप उसके अंदर सरफेक्टेंट्स जो हैं वो ऐड करें। अब सरफेक्टेंट्स क्या है कि वो छोटे छोटे इस तरह के, जैसे आप देख रहे हैं कि ये हेड है और टेल है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल है और हाइड्रोफिलिक जो है उसका हेड है। तो आप ये ऐड करेंगे तो इनके ऐड करने से क्या होगा कि ये हाइड्रोफोबिक जो टेल है ये अटैच हो जाएगी उसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पे, और जब ये उसकी सरफेस के ऊपर हर तरह से उसके अटैच होंगे तो उसकी जो इंटरेक्शन थी, जो इंट्रा मालिक्यूलर जो उसके आपस में इंटरेक्शन थी, जो उससे ज़्यादा उसकी इंटरेक्शन हो जाएगी ये जो डिफरेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके साथ लग गए सरफेक्टेंट मालिक्यूल। सो ये उसको जो है इन दी फॉर्म ऑफ ये एक ड्रॉप जो है एक छोटा पार्टिकल है वो इसको इनगल्फ कर लेते हैं, वो घेर लेते हैं ये जो डिटर्जेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने चारों तरफ से घेर लिए, जब वो चारों तरफ से घेर लेंगे तो उसकी जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स सरफेस वो खत्म हो जाएगी, और ये जो सरफेक्टेंट्स हैं उसको लेके पानी के अंदर वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से जो आपका कंटेनर है जिसके ऊपर भी कोई ग्रीस है या ऑयल है, जो सर हम बाय यूजिंग सरफेक्टेंट हम उसको क्लीन करते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपको आइडिया हुआ कि जब आप घर में क्लीनिंग करते हैं, बर्तन धोते हैं तो वो कैसे साफ होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, अब ब्रीफली कंपेयर करेंगे कि व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोपी डिटर्जेंट्स एंड व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोपलेस डिटर्जेंट्स। सो पहले हम बात करते हैं जो सोपी डिटर्जेंट्स हैं कि इनके मेन एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे जो बड़ा एडवांटेज है कि ये इको फ्रेंडली होते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि हम मोस्टली हम फैट्स इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। और इनकी जो अगर हम सॉफ्ट वाटर यूज करें तो इनकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, और क्योंकि ये नॉर्मल जो है इको फ्रेंडली होते हैं, नॉर्मल फैट्स होते हैं, तो ये जो है एक्वेटिक लाइफ के लिए एज सच टॉक्सिक नहीं होते हैं। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोपी डिटर्जेंट इज कि इनकी जो पीएच होती है वो नॉर्मली जो है वो नियर न्यूट्रल होती है, 6.5 to 8.5 तक होती है, स्लाइटली अल्कलाइन होती है। तो जिसकी वजह से ये स्किन एलर्जी कॉज नहीं करते, क्योंकि जो अगर आपकी पीएच 8.5 से ज़्यादा हो जाए तो मोस्टली जो है वो आपकी जो स्किन है उसको बर्न करती है और आपको स्किन एलर्जी होती है, कि दैट इज जो है कैन बी ए प्रॉब्लम अगर इनकी पीएच ज़्यादा हो। लेकिन जो सोपी डिटर्जेंट्स होते हैं मोस्टली इनकी पीएच 6.5 to 8.5 होती है, इसलिए इस तरह की कोई स्किन एलर्जी कॉज नहीं करते। सो ये तो हो गए इनके एडवांटेजेस। सो मेनली इनके जो
डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि एक तो हम इनको, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हम इनको बना रहे होते हैं वेजिटेबल ऑयल से, और जो नेचुरल मतलब हम सोर्सेज हैं कि वो ऑयल जो हम खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, हम उसको सोप बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब इसकी वजह से जब उसकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी ऑयल की तो वो महंगा हो जाता है फॉर खाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑयल है और उस आधे को आप सोप बनाने में यूज़ करेंगे, जब आपको खाने के लिए मिलेगा तो उसकी प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा होगी। सो एक तो इसका प्रॉब्लम ये है। Second problem, which we already discussed, is that they do not work well in hard water as they react with calcium, magnesium or iron and form scum. ठीक है, so ये इसके advantages हैं। And the last advantage is advantage of soapy detergents when we compare it with the soapless detergent is कि इनकी जो cleaning property होती है as compared to detergents जो है वो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सोपलेस डिटर्जेंट्स को। मेन एडवांटेज कि दे डू नॉट फॉर्म स्कम विद हॉट वाटर एंड दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, सो देयर जो एफिशिएंसी है, जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो सोपी डिटर्जेंट से बेटर होता है। एंड क्योंकि हम इनको पेट्रोलियम से कर रहे होते हैं तो हमें जो नेचुरल जो ऑयल है, जो खाने का तेल है, हम उसकी बचत होती है अगर हम सोपलेस डिटर्जेंट यूज करें। बट डेफिनेटली हम ऑयल की बचत कर रहे हैं, लेकिन हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अगर यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसको कंजप्शन कर रहे हैं, तो ये टू वे प्रोसेस है। अब इनकी जो ये तो हैं एडवांटेजेस, अब इनके डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन क्या है। पहला कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, कि ये डिग्रेड नहीं होते। सो दस ये डेंजरस है फॉर एक्वेटिक लाइफ। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है और डेंजरस है एक्वेटिक लाइफ के लिए। तीसरा प्रॉब्लम या दूसरा मेन जो प्रॉब्लम है कि इनकी जो पीएच होती है वो ज़्यादा अल्कलाइन होती है, जिसकी वजह से ये स्किन के लिए डेंजरस होते हैं। ये इचिंग काज करते हैं और स्किन एलर्जी काज करते हैं। एंड जब आप सोपलेस डिटर्जेंट यूज कर रहे होते हैं तो मोस्टली सम ऑफ देम कंटेन some nutrients which are required for the plant growth। तो इस वजह से जब हम सोपलेस डिटर्जेंट्स हैं हम यूट्रिफिकेशन काज करते हैं, which we discussed in our last lecture of यूट्रिफिकेशन। हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो डिटर्जेंट्स हैं इनके जो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जब हम आप इनको डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, तो ये किस तरह से एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करते हैं। So these are the main limitations of the soapless detergent. So यहाँ तक जो part था, this was related with the detergents, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि detergents होते क्या हैं, what are the two main categories of detergents, soapy detergent, soapless detergent. Please turn off your mic. So we have discussed कि जो सोपी डिटर्जेंट होते हैं उनकी कंपोजिशन क्या होती है, उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इसी तरह में सोपलेस डिटर्जेंट्स की केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस किया एंड उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। एंड इसके अलावा कि हमने जो तीन मेन प्रॉपर्टीज हैं डिटर्जेंट्स की, जो वेटिबिलिटी है, एमल्सिफिकेशन है, उनका जो क्लीनिंग प्रॉपर्टी है, क्लेंजिंग प्रॉपर्टी है, इनको हमने डिस्कस किया। सो दिस वाज रिलेटेड विद द detergents. So our today's lecture is detergents and phosphates in water. So next we will move towards the phosphates which are present in water and their effect on the aquatic life. Okay. So phosphates जो है they are different kind of salts of जो है वो फॉस्फोरिक एसिड है, और इसके जो प्राइमरी जो फॉस्फोरिक एसिड है, ये जो फास्फेट है, उनका जो प्राइमरी एलिमेंट होता है वो फास्फेट होता है। और फास्फेट जो है ये एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है डिफरेंट जो है हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके लिए। फास्फेट एक प्राइमरी एलिमेंट है, विच मीन प्राइमरी एलिमेंट का मतलब है कि इट इज हाईली नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ। अगर हम जस्ट टाइप्स की बात करें तो मोस्टली जो फास्फेट्स होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक आर्थोफास्फेट्स होते हैं
कि जो कि आयनिक फॉर्म में होते हैं और जो कि प्लांट्स वगैरह यूज करते हैं कि जो बायो अवेलेबल फॉर्म में होते हैं, और सेकंड जो होते हैं वो पॉलीफॉस्फेट होते हैं जिन जो कि अनब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। सो वी आर मेनली कंसर्न विद आर्थोफॉस्फेट्स, और आर्थोफॉस्फेट्स के अंदर क्योंकि आयनिक फॉर्म में है, जिसका मतलब है कि वो बायो अवेलेबल हैं प्लांट्स के लिए, और क्योंकि उनके पास जो है वो फॉस्फेट है विच इज़ अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मेनली हम जो है हम ये देखते हैं कि मेजर यूजेस क्या हैं फॉस्फेट के, और सोर्सेज क्या हैं कि ये कैसे हमारी वाटर बॉडीज में कहाँ से आ सकते हैं। तो फॉस्फेट्स को क्योंकि ये दे आर एसेंशियल एलिमेंट्स, तो इनको एक तो एनिमल फीड के जो सप्लीमेंट्स है उसके अंदर यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स प्लीज अपना माइक ऑफ कर दिया करें, आप नॉइज आती है यहाँ पे, सारे लोग जो है आप काइंडली अपना माइक ऑफ करें। एंड सेकंड है इनको जो है फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है फॉस्फेट्स को, कि जो हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि दे आर एसेंशियल, वी ऑलरेडी डिस्कस फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। देन फॉस्फेट्स को कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं और वहाँ पे यूज किया जाता है, मेटल ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, कोरोजन इनहिबिशन के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ सेरामिक्स में यूज किया जाता है, और द मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिफरेंट जो हमारे पास डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिटर्जेंट्स हैं फॉस्फेट्स को वहाँ पे यूज किया जाता है। जो इसके नेगेटिव इफेक्ट है उनकी वजह से इन मेनी कंट्रीज के जो डिटर्जेंट्स हैं वो फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट्स एक्चुअली यूज किए जाते हैं, ताकि उनके जो यूट्रिफिकेशन वाला प्रॉब्लम है या उनके जो ये जो इश्यूज हैं एक्वेटिक लाइफ के, जो उसको जो ओवरकम किया जा सकता है। लेकिन फॉस्फेट फ्री जो डिटर्जेंट्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो अभी जो है वो कॉमन नहीं है सच। सो नॉर्मली जो हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं उनके अंदर जो है वो फॉस्फेट्स मौजूद होते हैं। तो अब मेन चीज के हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं फॉस्फेट्स को और या डिटर्जेंट्स को एक्वेटिक लाइफ के लिए, क्योंकि उनका क्या इफेक्ट है। सो जो फॉस्फेट्स हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन प्लांट्स। सो अगर तो फॉस्फेट जो है वो इनफ अमाउंट में नहीं है, फॉर एग्जांपल इट इज 0.03 ppm से कम है, तो इसका मतलब है कि जो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी ऑप्टिमम। सो फॉस्फेट जो है वो मौजूद होने चाहिए वाटर के अंदर फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। नेचुरली जो है वो फॉस्फेट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है, अराउंड 0.03 ppm है, विच इज मिलीग्राम पर लीटर, या उससे कम होती है। सो डिफरेंट प्लांट की ग्रोथ के लिए, एनिमल्स के लिए, इसलिए इनके डिफरेंट फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं और जो फीड है उसके अंदर ऐड किया जाता है, बिकॉज दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ। लेकिन अगर आप इसकी कंसंट्रेशन एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ये होता है कि आप अगर एक तो आपकी ऑप्टिमम अमाउंट है, अगर उससे कम है तो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। फिर एक ऑप्टिमम रेंज, अगर आप उतना फॉस्फेट है वहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जो ग्रोथ है वो ऑप्टिमम हो रही, अच्छी हो रही होगी प्लांट्स की। लेकिन अगर आप उस हद से ज़्यादा फॉस्फेट अगर किसी भी एक्वेटिक बॉडी में आ गया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, अगेन ये होगा कि ज़्यादा ग्रोथ से फिर वही प्रॉब्लम होगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, उतनी अमाउंट की ऑक्सीजन नहीं होगी जितनी रिक्वायर्ड है। वहाँ पे एल्गी ग्रो करेंगे और प्लांट ज़्यादा ग्रो करेंगे, उनकी डेथ से जो है जब हम डिके प्रोसेस होगा वो फर्दर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा और वहाँ पे लाइफ जो है वो सस्टेन नहीं रह सकेगी, जिस प्रोसेस को हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। सो दिस टेबल शोज के जो अगर तो फॉस्फेट जो है उसका लेवल 0.025 से 0.1 मिलीग्राम पर लीटर है, तो इसका मतलब है कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो जो है वो एडिक्वेट हो रही है। अब 0.1 जो है ये आपकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक जो है वो ऑप्टिमम ग्रोथ है, एडिक्वेट ग्रोथ है, और इससे ऊपर अगर करेंगे तो वो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। सो अगर आपकी जो ग्रोथ है वो 0.1 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो वहाँ पे फिर एक्सेलरेटेड ग्रोथ होगी, जो कि रिजल्ट करेगी यूट्रिफिकेशन में और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, ठीक है। एंड
these are the environmental impacts जो हैं उसके फॉस्फेट के। पहली चीज़ तो ये है कि सेम कि ये जो फॉस्फेट हैं ये जो एल्गल ग्रोथ है उसको इनहेंस करते हैं, यूट्रिफिकेशन कॉज करते हैं, और इनकी वजह से जो मेरीन लाइफ है, जो फिशेस वगैरह हैं, जो प्लांट्स वगैरह हैं, उनकी डेथ होती है। ठीक है। एंड द सेकेंड जो प्रॉब्लम है जब हम डिटर्जेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट्स है ये इंतहाई डेंजरस है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि उससे यूट्रिफिकेशन कॉज होती है। एंड सेकेंड प्रॉब्लम विद दीज जो हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो सोपलेस डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हुई है कि उनकी जो पीएच होती है वो हाई होती है और वो स्किन एलर्जी कॉज करते हैं, एज यू कैन सी इन दीज टू डायग्राम्स। So these are actually the two main problems which are associated with the soapless detergents, so हम जिनको हम नॉर्मली डिटर्जेंट कहते हैं कि जिनके अंदर फॉस्फेट मौजूद होता है। एक वो यूट्रिफिकेशन काज करते हैं जिसकी वजह से एक लॉस ऑफ एक्वेटिव लाइफ होता है, और सेकंड दे कॉज स्किन एलर्जी। एंड हियर इज अनदर एग्जांपल फॉर यू गाइस कि जब अगर आप ज़्यादा फॉस्फेट यूज़ करेंगे या डिटर्जेंट जो है वो यूज़ करेंगे विच कंटेन फॉस्फेट, और आप उनको डंप करते हैं इन सोपलेस डिटर्जेंट्स को किसी एक्वेटिक बॉडीज़ के अंदर, तो वहाँ पे जो है वो एक्सेसिव ग्रोथ होती है प्लांट्स की, एल्गी की, और अल्टीमेटली जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है और वहाँ पे लॉस ऑफ एक्वेटिक लाइफ होता है। And this is what happens if there is less amount of oxygen present inside water. So the fishes हैं, they can't survive if the oxygen levels drop down and उनकी death हो जाती है। So this is very important कि जो है हम कौन से डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, और उनके अंदर जो अगर हम it's better कि हम फॉस्फेट वाले डिटर्जेंट जो हैं हम उनको यूज़ ना करें to avoid these in environmental impact. So this is all about the detergents and phosphates in water. So thank you for listening. सर आपने हमारी प्रेजेंटेशन